Hello, friends. I hope you all are well and good. So, let's start with the next topic of geography. In this topic, we will be discussing the land boundary of India, and as this land boundary will share borders with the neighboring countries. So, we will also discuss some issues with the neighboring countries. What kind of relations do we have, and how are we tackling them? So all of these things we'll be discussing with in this lecture. Now, starting with the length of the land boundary, it is around 15,200 kilometers. 15,200 kilometers. Starting with the means mentioning in the decreasing order, we have the largest or the longest boundary with Bangladesh. Longest boundary with Bangladesh, you can see it over here, that is 4096 kilometers. The next we have is China. चाइना के साथ जो हमारी लैंड बाउंड्री है दैट इज 3488 किलोमीटर्स. देन वी हैव पाकिस्तान. पाकिस्तान के साथ जो हमारी लैंड बाउंड्री है दैट इज 3323 kilometers. Coming on to the next, we have Nepal. नेपाल के साथ जो हमारी लैंड बाउंड्री है दैट इज 1751 किलोमीटर्स. नेपाल के बाद जो हमारी लैंड बाउंड्री है दैट इज म्यांमार. म्यांमार के साथ हमारी है 1643 किलोमीटर्स. उसके बाद है भूटान. भूटान के साथ जो हमारी लैंड बाउंड्री है दैट इज 699 किलोमीटर्स. एंड एट लास्ट वी हैव अफगानिस्तान. अफगानिस्तान के साथ जो हमारी लैंड बाउंड्री है दैट इज 106 kilometers. Now there is a point that in NCERT it is mentioned 15,200 kilometers, but if we total them it amounts to 15,106 kilometers. इनको अगर जब हम टोटल करेंगे तो ये टोटल बन जाएगा 15,106 kilometers. तो वी हैव टू गो विद NCERT. अगर हमसे क्वेश्चन पूछा था, वैसे ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है बिकॉज ये बड़ा डिस्प्यूटिंग सा है कहीं ना कहीं, क्योंकि NCERT में 15,200 है ऑल ओवर. अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर देखें तो इट इज 15,106 किलोमीटर्स. तो इस कारण से इस चीज पे क्वेश्चन पूछना बहुत कम चांसेस है. जस्ट फॉर रेफरेंस आई हैव मेंशन्ड दीज लेंथ जस्ट फॉर द रेफरेंस. वैसे आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ है, सेकंड नंबर में हमारे पास चाइना है, देन पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान. अब मैप पे देखें तो हमारे पास बांग्लादेश ये रहा, उसके बाद हमारे पास पाकिस्तान ये रहा, पाकिस्तान के साथ ये वाला रीजन शेयर होता है. दिस इज चाइना तिब्बत वाला रीजन. नेपाल, दिस इज भूटान, ठीक है, दिस इज म्यांमार पुराना जिसको हम बर्मा कहते थे. तो इनके साथ हम लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं. अगर मैं अफगानिस्तान की बात करूं तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, दिस इज ऑल ऑफ अफगानिस्तान. ये ताजिकिस्तान उसके नॉर्थ में आ जाएगा थोड़ा सा, बट ये बिल्कुल छोटा सा जो नैरो लैंड मास है, दिस ओपन्स टू द अफगानिस्तान. ये सारा अफगानिस्तान वाला रीजन है. ओके, सो ये है हमारी जो लैंड बाउंड्री है जो हम बाकी कंट्रीज के साथ शेयर करते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस कि अकेले अगर मैं चाइना की अलग से बात करता हूं या मैं पाकिस्तान की अलग से बात करता हूं तो हमारे क्या क्या डिस्प्यूट है और क्या क्या है. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पाकिस्तान के साथ. फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू डिस्कस इज कि इसके साथ हमारी स्टेट्स कौन सी लगती हैं. द फर्स्ट स्टेट और यूटी इज लद्दाख. द सेकेंड जो हमारी बाउंड्री शेयर करती है दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, दोनों यूटी में बन गई है. थर्ड इज आप मैप में देख सकते हो पंजाब. फोर्थ इज यू कैन सी राजस्थान. एंड फिफ्थ इज गुजरात. ठीक है, तो दिस इज ये रही लद्दाख की बाउंड्री, दिस इज जम्मू एंड कश्मीर, दिस इज पंजाब, दिस इज राजस्थान, और ये रहा गुजरात. ये गुजरात वाला रीजन. अब डिस्प्यूट की अगर हम बात करें
तो पाकिस्तान के साथ जो हम बाउंड्री शेयर करते हैं उस बाउंड्री का नाम है रेड क्लिफ लाइन, दैट इज नोन एज, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन। 1946 के आसपास, 1947 के आसपास हमारे पास 46-47 में हमारे पास एक कमीशन बिठाया गया था जिसका नाम था रेड क्लिफ कमीशन, एंड उस रेड क्लिफ कमीशन में ये लाइन डिस्कस की गई थी, सॉरी बनाई गई थी। जो रेड क्लिफ लाइन बनाई गई थी दैट वाज फ्रॉम गुजरात से लेकर पंजाब तक। इस वाले रीजन में जो जम्मू कश्मीर वाला जो रीजन था, जम्मू कश्मीर उस समय पर क्या था हमारे पास, प्रिंसली स्टेट। सो जम्मू कश्मीर नेवर वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वो प्रिंसली स्टेट होने के कारण जो यहां पर आपको लाइन दिखेगी, यहां पर आपको रेड क्लिफ लाइन नहीं दिखेगी, यहां पर आपको कौन सी लाइन दिखेगी, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल का जो कारण है बनने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि 48 की जो हमारे पास वॉर हुई थी, 48-49 की, जब पाकिस्तान लिबरेशन आर्मी, पीएलए, पाकिस्तान लिबरेशन आर्मी एक्चुअली एनक्रोच इन दिस रीजन, इस रीजन में वो आ गए थे। और इस रीजन में आने के बाद जो हमारे उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, he wanted this issue to be discussed in United Nations. Despite being this issue of two neighboring countries or countries, issue between only two countries, UN wanted it to be discussed in, Jawaharlal Nehru wanted to be discussed in United Nations. तो यूनाइटेड नेशंस का अब तक इस पे कोई मतलब कोई एज सच कोई रिजल्ट नहीं आया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट कुछ टाइम बाद बोल भी दिया यूनाइटेड नेशंस ने। बट स्टिल जो आर्मी इनके इनक्रोच कर गई थी वो इस वाले रीजन तक, यहां तक पहुंच गई थी, इस वाले रीजन तक है आर्मी अब इनकी। तो इसको हम क्या बोलते हैं आज के टाइम पे, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल लाइन ऑफ कंट्रोल। जहां पर आपने यू माइट हैव हर्ड कि सीज फायर भी होता है, सीज फायर जो है वायलेट होता रहता है, ठीक है, सीज फायर की बात होती है यहाँ पर, बट वो सीज फायर भी धीरे धीरे वायलेट होता रहता है फ्रॉम द, कहा जाता है कि पाकिस्तान की साइड से ऐसा होता है। तो ये सब कुछ है इसके बारे में। अब यहां पर एक रीजन है, अच्छा इस रीजन को हम क्या कहते हैं, इफ आई टॉक अबाउट दिस रीजन, जस्ट अ मिनट, इस रीजन को हम कहते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये वाला जो रीजन है इस रेड लाइन में, इंडिया वाला पार्ट जो है, इसको हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अगर मैं स्पेसिफिकली देखूं तो दिस रीजन इज नोन एज गिलगिट बल्तिस्तान, इसको कहते हैं गिलगिट बल्तिस्तान। और ये कौन सा रीजन है, मुजफ्फराबाद, ये मुजफ्फराबाद वाला रीजन। यहां पर एक छोटा सा वैली है जिसका नाम है सक्शगम वैली। क्या बोल रहे इसको मैं, सक्शगम वैली। एंड द सक्शगम वैली वाज सीडेड टू चाइना इन 1962। ये एरिया किसका है, क्लेम किसका, कौन करता है इसको, इंडिया। बट पीओके के अंदर होते हैं, पीओके के अंदर ये रीजन आता है, तो पाकिस्तान ने इलीगली देखा जाए तो ये किसको दे दिया, चाइना को 1962 में, जिसका क्या नाम है, सक्शगम वैली है। अगर आप ये वाला रीजन ध्यान से देखोगे तो यहां पर है हमारा सियाचिन ग्लेशियर, दिस इज द रीजन वेयर सियाचिन ग्लेशियर लाइज। तो ये सब कुछ है हमारा पाकिस्तान के साथ। अगर मैं इश्यूज की बात करूं, एक छोटा सा रीजन और है यहां पर जिसको सर क्रीक कहते हैं, विच इज नोन एज सर क्रीक। क्रीक एक ऐसी चीज होती है कि जैसे मान लो दिस इज वाटर वाला रीजन, ये वाटर वाला रीजन है, ये लैंड वाला रीजन है। नैरो मतलब बहुत नैरोली जब एक वाटर बॉडी एनक्रोच करती है या लैंड वाले रीजन के अंदर मिलती है, इस तरह से वी शेप में, बहुत ही पतला रीजन होता है, बहुत ही छोटा रीजन होता है, मैप में तो बिल्कुल ही छोटा दिखेगा आपको। तो इस चीज को, इस पार्ट को हम क्या कह देते हैं, क्रीक कह देते हैं। सर क्रीक क्या है, इट इज अ मार्शी रीजन। मार्शी रीजन मतलब कि यहाँ पर आप ऐसे समझ लो कि अराउंड 1-1.5 फुट तक पानी रहता है, ठीक है, एक आधा फुट तक नहीं तो पानी रहता है यहाँ पे। प्लस द वाटर ओवर हियर इज सेलाइन। तो एज सच इसको अगर मैं देखूं तो एग्रीकल्चरल व्यू से इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, एग्रीकल्चरल व्यू से इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। द ओनली इंपॉर्टेंस इज, इफ यू रिमेंबर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ईईजेड,
तो ईईजेड के लिए हम इस रीजन में डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं पाकिस्तान के साथ कि सिर्फ ईईजेड के लिए कि अगर ये सर क्रीक हमारे अंडर आता है तो वो सारे रीजन का अगर 200 नॉटिकल माइल्स तक वो जो आपका ईईजेड होगा वो किसका होगा, इंडिया का होगा। लेकिन अब क्या है कि इस अगर ये उनके पास चला गया तो उनके अंडर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सर क्रीक को लेकर जो डिस्प्यूट है दैट इज ओनली रिगार्डिंग ईईजेड। तो ये सब कुछ है, इसके बारे में आपको 2-3 चीजें याद रखनी। द वन इज रेड क्लिफ लाइन, द वन इज पीओके, गिलगिट बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, सक्शगम वैली के बारे में आपको याद रखना है। रेड क्लिफ लाइन के बारे में आपको याद रखना है। कौन सी बाउंड्रीज शेयर होती हैं ये आपको याद रखना है। तो ये दैट इज ऑल यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट पाकिस्तान की अगर मैं बात करता हूं। नाउ कमिंग ऑन टू द चाइना, अगर मैं चाइना की बात करता हूं तो चाइना में इफ यू सी हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले जिसके साथ हम लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं दैट इज लद्दाख। द सेकंड इज आपका हिमाचल प्रदेश। द थर्ड इज आपका उत्तराखंड। द फोर्थ इज, इधर से अगर आप देखोगे तो सिक्किम। और द फिफ्थ इज अरुणाचल प्रदेश। तो ये हमारी 5 यूटीज और स्टेट्स है, लद्दाख जिनमें से एक यूटी है एंड द 4 अदर आर द स्टेट जिनके साथ हमारे चाइना के साथ बाउंड्री शेयर होती है। अगर चाइना की तरफ से देखूं मैं, अच्छा इधर पाकिस्तान में एक छोटी सी चीज मैं बताना भूल गया, आई एम रियली सॉरी। यहां पर अच्छा दिस रीजन इज सिंध रीजन। ये रीजन अगर आप देखोगे, सॉरी जो ये रीजन आप देखोगे ये तो आपका हो जाएगा पंजाब इधर की साइड। ये जो रीजन है ये वाला रीजन, अगर आप मेरा कर्सर देख पा रहे हो, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। दिस रीजन इज खैबर पख्तून, खैबर पख्तून रीजन पाकिस्तान की तरफ से। और ये जो ये वाला रीजन है ये वाला सारा, दिस इज सिंध रीजन। आपने न्यूज चैनल में न्यूज में आपने काफी बार सुना होगा कि इस वाले रीजन की बात करते हैं बल्तिस्तान रीजन, बल्तिस्तान नहीं सॉरी आपका बलूचिस्तान, बलूचिस्तान रीजन की जो बात करते हैं वो ये वाला रीजन है। बलूचिस्तान रीजन को लेकर डिस्प्यूट द वे कि जैसे जो आपके पाकिस्तान जैसे हमारे जम्मू कश्मीर वाले इशू को, हमारी जो दुखती नब्ज को छेड़ते हैं, ठीक है, उसी तरह से हम बलूचिस्तान वाले रीजन की उनकी जो दुखती नब्ज है वो है बलूचिस्तान। कि यहाँ पर लोग क्या, यहाँ पर जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में आज़ादी मांगते थे वैसे यहाँ पर पाकिस्तान से आज़ादी मांगते हैं ये लोग। बलूचिस्तान एज सच हमारे इंडिया के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करता है। सिंध प्रोविंस है, पंजाब प्रोविंस और खैबर पख्तून वाला जो प्रोविंस है वो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। बलूचिस्तान पंजाब के और सिंध के उधर थोड़ा सा वेस्ट साइड। तो ये छोटी सी बात जो मैं बताना भूल गया था। अच्छा नाउ कमिंग ऑन टू चाइना, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर एक प्रोविंस है जिसका नाम है तिब्बत और यहाँ पर एक प्रोविंस है जिसका नाम है शिनजियांग प्रोविंस, शिनजियांग प्रोविंस। ये 2 प्रोविंस है जो हमारे इसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। अगर मैं इनकी प्रोविंस की बात करूं तो ये अपने आप में बड़े ही ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस इन द सेंस कि इनका जो एक्सटर्नल अफेयर्स वगैरह है वो कौन संभालेगा, एक्सटर्नल अफेयर्स संभालेगी आप चाइना, बट इनके जो इंटरनल अफेयर्स है वो ज्यादातर कौन संभालते हैं, खुद ही संभालते हैं। ठीक है, ऑटोनॉमस रीजन है एक तरह से। और अगर मैं बात करूं कि शिनजियांग प्रोविंस में एक छोटा सा जो इशू चल रहा है दैट इज ऑफ उइगर मुस्लिम्स। उइगर मुस्लिम्स क्या चाहते हैं इस रीजन को, दे वांट दिस रीजन टू बी मेड एज ईस्ट तुर्किस्तान। ये क्या चाहते हैं कि वो क्या बन जाए, ईस्ट तुर्किस्तान बना दिया जाए, ईस्ट तुर्किस्तान। और तिब्बत वाले रीजन में जो डोमिनेशन है वो आपको पता ही होगा, बुद्धिस्ट रीजन की डोमिनेशन है। ठीक है, 1963 की जो वॉर हुई थी उसमें भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम हुई थी कि जो दलाई लामा थे वो धर्मशाला आ गए थे और उनको चाइना इस चीज को लेकर और गुस्सा हो गया था कि यू आर मतलब सपोर्टिंग और गिविंग असाइलम टू दलाई लामा, जो बुद्धिस्ट वाले यहाँ पर, बुद्धिस्ट के जो यहाँ पर गुरु माने जाते हैं। तो उस कारण से भी 1963 वॉर में जो हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, ये चीज है। अपने आप में दोनों बहुत बड़े बड़े प्रोविंस है, शिनजियांग प्रोविंस भी और तिब्बत प्रोविंस भी। जो आप अगर मैं बात करूं तो शिनजियांग बड़ा है, शिनजियांग इज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ चाइना। उसके बाद हमारे पास कौन सा प्रोविंस है, तिब्बत। ठीक है, तिब्बत सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस है, ऑटोनॉमस है,
मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स कौन देखेगा? चाइना, बट इनके इंटरनल अफेयर्स भी खुद ही देख सकते हैं। और 1963 की वॉर की अगर मैं बात करता हूं, 1963 की वॉर में, तो इफ यू रिमेंबर, ये वाला जो रीजन है, दिस वाज गिवन टू चाइना और सीडेड टू चाइना, सीडेड बाय चाइना, दैट इज अक्साई चिन रीजन है। जो ये अक्साई चिन रीजन है, ये हमारा, हमने मतलब किसको दे क्या दिया था, मतलब कि उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था अक्साई चिन, और इसी को हम क्या कह देते हैं? एलएसी, लाइन ऑफ, यहां पर लिख देता हूं मैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कह देते हैं इसको। 1914 का एक शिमला एग्रीमेंट है, 1914 का एक शिमला एग्रीमेंट है, और उस शिमला एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ था कि ब्रिटिश और तिब्बत के बीच में डिसाइड हुआ था कि यहां पर एक लाइन बनाई जाएगी जिसका क्या नाम है? मैकमोहन लाइन। बट आज चाइना इस लाइन को नहीं मानता है, इसलिए पूरी इस बाउंड्री को ये क्या मानता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और अगर मैं एलएसी की बात करूं, तो हमारे पास ईस्टर्न सेक्टर है, सॉरी, जो वेस्टर्न सेक्टर है, जो हमारे पास वेस्टर्न सेक्टर है, उसमें वेस्टर्न सेक्टर ऑफ एलएसी की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास आ जाता है लद्दाख। अगर मैं सेंट्रल सेक्टर की बात करता हूं, तो उसमें हमारे पास आ जाता है हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। और अगर मैं बात करता हूं आपके ईस्टर्न सेक्टर की, तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। सो ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 1963 की वॉर में अक्साई चिन रीजन जो हमने दे दिया था, मतलब जो हम पार्लियामेंट में ये बात की गई थी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है तो लेट देम टेक ये अक्साई चिन, बट आज हम उस चीज को लेकर पछताते हैं। और अगर अक्साई चिन को अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूं, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे नॉर्थ में आता है, दैट इज, अच्छा ये तो आपकी एलओसी हो जाएगी, ये तो आपके लिए हो जाएगी। यहाँ पर आपका सियाचिन ग्लेशियर आ जाएगा। यहाँ पर एक रीजन आता है जिसका नाम है देपसांग प्लेन्स, देपसांग प्लेन्स। ठीक है, मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, और फिर साइड में मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दूंगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? डीपी, दैट इज देपसांग प्लेन्स। सबसे नॉर्थ में हमारे पास क्या आ जाएगा? देपसांग प्लेन्स। उसके बाद उसके साउथ में हमारे पास आ जाएगा गलवान वैली। उसके साउथ में हमारे पास गलवान वैली। उसके साउथ में देवसांग प्लेन, गलवान वैली के बाद हमारे पास एक रीजन आ जाएगा हॉट स्प्रिंग का, हॉट स्प्रिंग। उसके बाद हमारे पास इस वाले रीजन में आ जाएगा पेंगोंग लेक, विच इज हाफ इन चाइना एंड हाफ इन इंडिया, पेंगोंग लेक। फिर एक रीजन आएगा चुशुल वाला। तो ये अरेंजमेंट, अगर आपसे नॉर्थ से साउथ अरेंजमेंट पूछ भी लेते हैं कभी कभी कि सबसे नॉर्थ में एलएसी वाले रीजन में सबसे नॉर्थ में क्या? देपसांग प्लिंग। और आज के टाइम पर हम देपसांग प्लिंग में कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं रोड कंस्ट्रक्शन की बात करूं, तो रोड कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। द रीजन बिहाइंड द रोड कंस्ट्रक्शन इज कि हम इस रीजन को अपना क्लेम कर सके, प्लस कल को मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स हो, अगर मतलब कल को लड़ाई होती है और ट्रूप्स की मूवमेंट करनी पड़ती है, तो उसके लिए भी रोड्स का बहुत बड़ा हमें फायदा होगा। सो दैट इज ऑल अबाउट चाइना। हमारे साथ बाउंड्री कितनी शेयर होती है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज 3488। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ 3323। सो दैट इज ऑल अबाउट विद चाइना एंड पाकिस्तान। नाउ कमिंग ऑन नेक्स्ट टू नेपाल की अगर हम बात करते हैं, नेपाल, तो नेपाल के साथ हमारे रिलेशंस थोड़े से बीच में से खराब हो गए थे, बट वैसे फ्रेंडली रिलेशंस है, ऐसी कोई बहुत बड़ी, अब ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे ठीक रिलेशंस है। एंड इट इज कंसीडर्ड एज अ बफर स्टेट। बफर स्टेट, आई होप आप सबने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि बफर स्टेट क्या होता है। जैसे कि जब आपका बैटल ऑफ बक्सर जब हुई थी, तो अवध को क्या बनाया गया था? बफर स्टेट बनाया गया था। अवध को एक बफर स्टेट बनाया गया था। जब बफर स्टेट एक्चुअली में क्या होता है, अगर मैं देखूं इंटरनेशनल रिलेशंस की टर्म्स में, तो दो बड़ी पावर्स के बीच में जब एक छोटी स्टेट फंस जाती है और उसको उसके साथ खेला जाता है, इन केस की जैसे मान लो नेपाल कभी चाइना के साथ हो जाता है, कभी इंडिया के साथ हो जाता है, तो चाइना चाहता है कि वो मेरे साथ हो, इंडिया चाहता है कि वो मेरे साथ हो, तो बफर स्टेट वो इधर से उधर घूमती रहेगी, तो उसको वो ज्यादा पावरफुल नहीं होगी,
बट उसके साथ जैसे एक बॉल की तरह खेला जाता होता। फ्रेंड रिलेशन है, बफर स्टेट है, इस ये जो रीजन है हमारा साथ, ये वाला अगर मैं रीजन देखूं तो ये गंगा प्लेन्स वगैरह वाला रीजन है। अब मैं कह सकता हूं कि ये तराई रीजन है, स्पेसिफिकली तराई रीजन है। 1751 की जो हमारे साथ इसके साथ बाउंड्री शेयर की जाती है। ठीक है, अगर मैं स्टेट्स की बात करूं तो मेरे पास सबसे पहले स्टेट इधर की साइड कौन सी आ जाएगी, उत्तराखंड। सेकंड जो मेरे पास आ जाएगी दैट इज उत्तर प्रदेश। थर्ड मेरे पास जो स्टेट आ जाएगी दैट इज बिहार। फोर्थ मेरे पास जो स्टेट आ जाएगी दैट इज सिक्किम। और फिफ्थ जो मेरे पास स्टेट आ जाएगी दैट इज वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो अब ये वाली बाउंड्री अगर आप चेक करोगे तो इसमें वेस्ट बंगाल भी आएगा। तो ये है हमारा जो नेपाल के साथ है। एक अच्छा एक और चीज की, हमारे पास जो नेपाल है दैट इज लैंड लॉक्ड कंट्री, मतलब चारों तरफ से वो लैंड से गिरी हुई है। एज सच कोई वाटर बॉडी नहीं है कि वो ओशन में या सी में खुलती हो, ऐसा कुछ है नहीं। और अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक रिवर है, काली रिवर, विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। जो काली रिवर है गंगा की ट्रिब्यूटरी है। अल्टीमेटली इसको आपको अयोध्या वगैरह वाले रीजन में इसको सरयू नदी भी कह देते हैं। तो काली रिवर है ये, और शारदा सरयू भी इसको कह देते होते हैं हम अयोध्या वगैरह वाले रीजन में। काली रिवर की इंपॉर्टेंस ये है कि इट फॉर्म्स बाउंड्री, इट फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन इंडिया नेपाल, या फिर उत्तराखंड और नेपाल की बात कर लो। इफ यू रिमेंबर, अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो, 1816 की एक सिगौली ट्रीटी थी, सिगौली ट्रीटी। वो सिगौली ट्रीटी के अंडर ही ये इसको काली रिवर को आपका बाउंड्री बनाया गया था इंडिया और नेपाल के अंदर। बट प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि जैसे मान लो एक रिवर ये जा रही है और एक उसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये हाँ ये रिवर है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी, जैसे मान लो ये एक रिवर जा रही है और ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। जो इंडिया बाउंड्री मानती थी काली रिवर को, वो ये मानती थी, नेपाल ये मानता था। तो उस कारण से क्या था कि जो ये बीच वाला जो रीजन था ना, ये वाला रीजन जिसको हम बोल देते हैं काला पानी वाला रीजन, काला पानी रीजन बोल देते हैं। या अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो दिस इज पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट वाला रीजन है। और अब क्या हुआ था जब केपी ओली साहब आए थे एज एन प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, अब तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। सो ही वॉज अ कम्युनिस्ट, वो कम्युनिस्ट थे। सो कम्युनिस्ट है तो ऑब्वियसली उनकी जो सोच है दैट दैट विल बी इन सपोर्ट और इन फेवर ऑफ चाइना, चाइना से सोच मिलती है। तो उस कारण से इन्होंने डिमांड की, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की कि नहीं हम इसको बाउंड्री मानेंगे। हमने कहा नहीं हम इसको बाउंड्री मानेंगे। डिस्प्यूट तब खड़ा हुआ, इफ यू रिमेंबर, कि यहाँ पर हमारे पास नॉर्थ में कैलाश माउंटेन्स है, कैलाश माउंटेन्स है। तो कैलाश माउंटेन्स आपको यहाँ से सिक्किम से होकर जाना पड़ता, अगर आपको रोड जो अच्छी बनी हुई है वो सिक्किम से होकर बनी हुई है। यहाँ पर जो रास्ता था वो दैट वाज ऑल कच्चा रास्ता है, पक्की रोड नहीं है यहाँ पर। तो जब हमने यहाँ पर मेन रोड बनाने की, पक्की रोड बनाने की कोशिश की, तब केपी कोहली साहब कहते हैं कि सर ये तो रीजन हमारा है, आप रोड क्यों बना रहे हो, ये सब कुछ वगैरह। तो तब वो डिस्प्यूट उठा था इस कारण से। तो वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट था, काला पानी रीजन जो था उसके अंदर हमारे पास हुआ था। सिगौली ट्रीटी के अंडर अब जो है ये थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हुई थी, बिकॉज जो ब्रिटिशर्स उन्होंने भी अच्छे से मेंशन नहीं किया था कि कौन सी वाली रिवर है स्पेसिफिकली, उसकी ट्रिब्यूटरी है, ये स्पेसिफिक ट्रिब्यूटरी है, कुछ वो सब कुछ मेंशन नहीं किया था। तो उस कारण से भी हमारा डिस्प्यूट चल रहा है। तो यू कैन से कि टुडे इफ वी हैव एनी प्रॉब्लम विद एनी कंट्रीज, तो मोर देन व्हाट आई थिंक इज कि मोर देन 50% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू ब्रिटिशर्स ओनली। जैसे अब ये भी छोटी सी प्रॉब्लम है तो इन्होंने मेंशन नहीं किया कि उसकी ट्रिब्यूटरी, कि उसकी रिवर, दे जस्ट रोट द कि रिवर इज द बाउंड्री बिटवीन नेपाल एंड इंडिया। जब हमारी एंग्लो गोरखा वॉर जो हुई थी 1816 में, जब फिर उसकी ट्रीटी हुई, सिगौली ट्रीटी, तो उसमें उन्होंने ढंग से मेंशन नहीं किया। तो उस कारण से हम उनकी की हुई गलती हम आज भी भुगत रहे हैं। वो पता नहीं वो इंटेंशनली करके गए थे कि ये बाद में लोग लड़ते रहे आपस में, या क्या उनका क्या सोच थी, नोबडी नोज अबाउट इट। एनीवेज, सो दिस इज ऑल अबाउट नेपाल। नेपाल का हमारे साथ ये है। अब नेपाल के साथ रिलेशंस ठीक है केपी ओली साहब के जाने के बाद, तो इट इज ऑल ओके नाउ, इतना कोई खास प्रॉब्लम है नहीं। बिकॉज नेपाल को भी पता है इस चीज के बारे में कि यहाँ पर माउंटेन्स है, बहुत हाई माउंटेन्स। आपको पता होगा कि इस वाले रीजन में एवरेस्ट है, तो जो हाईएस्ट माउंटेन्स है अराउंड
टॉप 10 जो माउंटेन्स है वो ऑलमोस्ट यहीं पर है, उसमें से 7-8 माउंटेन्स इस नेपाल चाइना के बॉर्डर पर ही है। सो नेपाल ऑल्सो वेरी वेल नोज कि अच्छा नेपाल अगर ट्रेड भी करता है तो वेस्ट बंगाल नीचे से उधर से घूम के साउथ चाइना सी से होकर इधर बे ऑफ बंगाल से होकर वेस्ट बंगाल से होकर फिर यहाँ से सामान जाता है नेपाल को। तो अगर नेपाल वेरी वेल नोज कि इफ ही मतलब अगर रिलेशंस बेकार कर लेता है वो इंडिया के साथ, तो चाइना के साथ भी ट्रेड बंद हो जाएगा उसका, क्योंकि हमने तो क्या करना है, हमने यहाँ पर एक बार बस बॉर्डर बंद करना है, हमारी तरफ से तो उसकी ट्रेडिंग बंद ही हो जाएगी, चाइना की तरफ से भी बंद हो जाएगी, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल कि चाइना विल कवर ऑल थ्रू द माउंटेन्स, दीज माउंटेन्स ऑफ 7,000 8,000 मीटर जो हाइट माउंटेन्स है, यहाँ से इसको कवर करके और फिर नेपाल को सामान पहुंचे, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो वहीं से सामान आएगा, तो नेपाल हैज टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद इंडिया, ये उसको करना ही पड़ेगा। एनीवेज दैट वाज ऑल अबाउट नेपाल। अब अगर मैं बात करूं भूटान की, और भूटान की अगर मैं बात करूं तो भूटान की जो हमारे साथ बॉर्डर शेयर होता है वो दैट इज वन विद सिक्किम, सिक्किम के साथ बॉर्डर शेयर होता है। सेकंड हमारा वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर होता है। थर्ड असम के साथ बॉर्डर शेयर होता है। फोर्थ अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर होता है। तो ये 4 कंट्रीज जिनके साथ भूटान का बॉर्डर शेयर होता है। वेरी फ्रेंडली रिलेशंस, हमारे इसके साथ, और बहुत चीज़ों को लेकर भूटान हम पे डिपेंडेंट भी है। स्पेसिफिकली अगर मैं डिफेंस की बात करूं, बहुत चीज़ों पे डिपेंडेंट है, क्योंकि रिसेंटली फिर रिमेंबर यहाँ पर एक डोकलाम इशू हुआ था, डोकलाम रीजन का इशू हुआ था। तो वो डोकलाम इशू में हमने भूटान की हेल्प भी की थी, क्योंकि हमें भी डर था। अगर आपको पता हो कि दिस रीजन इज नोन एज, अगर ये छोटा सा रीजन अगर आप देखो वेस्ट बंगाल का, दिस इज नोन एज सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, या इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में चिकन नेक भी कह देते हैं। तो ये बहुत ही नैरो रीजन है जो पूरे इंडिया को उसके नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्ट करता। सो हमें ये डर था कि अगर आज के टाइम पर अगर चाइना इस वाले रीजन को ऑक्यूपाई कर लेगा, डोकलाम को, जो भूटान का रीजन है, कल को वो चिकन स्नेक पे भी ध्यान देगा। और इंडिया, चाइना का तो पहले ही अरुणाचल प्रदेश को वो अपना ईस्ट तिब्बत क्लेम करता है। हाँ सही बात है ये कि चाइना अरुणाचल प्रदेश को ईस्ट तिब्बत क्लेम करता है, ये ईस्ट तिब्बत, साउथ तिब्बत या ईस्ट तिब्बत क्लेम करता है उसको। तो अगर ये रीजन सारा कट जाएगा तो फिर ये चाइना की तरफ हो जाएगा, वही उसको यहाँ पर क्लेम करने, क्योंकि यहाँ पर वो ऑक्यूपाई कर चिकन नेक को दबा लिया, उसकी गर्दन ही दबा ली हमारी, या सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको बोलते हैं वो ही दबा लिया। तो उस कारण से हमने भूटान को भी हेल्प किया था। प्लस उसके हमारे साथ 2 फायदे हुए, एक तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर बच गया हमारा, दूसरा हमारे भूटान के साथ रिलेशंस और ज्यादा अच्छे हो गए। भूटान का हमें कोई फायदा तो मेरे हिसाब से बहुत कम है, बट भूटान को हमारा फायदा बहुत ज्यादा है। सो ये है भूटान के साथ हमारे, जो अगर मैं जो रिलेशंस की बात करूं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर जो हमने इसको बचाया था, तो ये सब कुछ है भूटान के बारे में। कुछ खास डिटेल में इसके पढ़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज इतनी बड़ी कंट्री है भी नहीं। ना कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, अगर मैं बांग्लादेश की बात करता हूं, बांग्लादेश की अगर मैं बात करता हूं, तो बांग्लादेश के साथ हमारे जो कंट्री जो बाउंड्री शेयर करती हैं, दैट इज वेस्ट बंगाल, द सेकेंड इज आसाम, द थर्ड इज मेघालय, द फोर्थ इज त्रिपुरा, एंड द फिफ्थ इज मिजोरम। ठीक है, तो ये 5 क्या कहते हैं कि स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। बांग्लादेश के साथ मेनली आपको पता होगा कि दिस इज जो मेजर पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश किससे बने हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा से। ठीक है, इसको सुंदरबन डेल्टा भी हम कह देते हैं। तो ये बांग्लादेश के बारे में मैक्सिमम हम लैंड बाउंड्री इसकी 4096 किलोमीटर्स, ये सब कुछ है। रिसेंटली इसने अपने 2021 में 50 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट किया है। इनकी प्राइम मिनिस्टर जो है, इनका क्या नाम है, शेख हसीना, और अपने करंटली प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी साहब, 2015 में एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट
साइन हुआ था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसको हम 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी बोलते हैं। और इस लैंड बाउंड्री के अंदर क्या हुआ था कि इस वाले रीजन में, जो वेस्ट बंगाल बांग्लादेश वाले रीजन में, कुछ जो एनक्लेव्स थे, एनक्लेव्स मतलब जहां पर लोग, छोटे छोटे एरिया जहां पर लोग रहा करते थे, उसको लेकर बड़े डिस्प्यूट्स था कि एक्चुअली में क्या था कि कुछ रीजन्स ऐसे थे जो बांग्लादेश का क्लेम करता था, जहां पर बांग्लादेश के लोग रहते थे, कुछ रीजन वेस्ट बंगाल, तो बड़ा ही इट वाज अ कियोस क्रिएटेड ओवर ऑन द बॉर्डर। सो उस कारण से उसको क्लियर किया गया, अल्टीमेटली एक सही लाइन बनाई गई जिससे क्लियर हो सके कि हाँ ये बाउंड्री हमारी है, ये बाउंड्री आपकी है। तो वो हमारे 2015 में जो क्या था कि वो क्या कहते हैं, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन हुआ था। 50 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों? क्योंकि 1971 की वॉर में ये ईस्ट पाकिस्तान था पहले, और उसको ही हमने 1971 की वॉर में जो ईस्ट पाकिस्तान को हमने वो बनाया था, बांग्लादेश बनाया था। तो पाकिस्तान के साथ हमारी रेड क्लिफ लाइन थी, और ये पहले ईस्ट पाकिस्तान था, तो इस कारण से हमारे बांग्लादेश के साथ भी जो कौन सी लाइन होगी, दैट इज रेड क्लिफ लाइन। ईस्ट पाकिस्तान था ना पहले, इसलिए इसके साथ भी हमारे साथ रेड क्लिफ लाइन ही होगी। तो इसके साथ अच्छा, इसके साथ अगर हम देखें तो हमारा एक इशू चल रहा है तीस्ता रिवर को लेकर, विच इज ट्रिब्यूटरी ऑफ आपका ब्रह्मपुत्र। इस वाले रीजन से जो आपकी है थोड़ी सी इस तरह से जो आपकी तीस्ता रिवर चालू होती है, सिक्किम वगैरह वाले रीजन से तीस्ता रिवर चालू होती है। और वही पानी का इशू, डैम वगैरह बनाना है या नहीं बनाना है, जैसे हमारा इंदस को लेकर जो पाकिस्तान के साथ इशू चलता है, वो ही सब कुछ है। एक फेनी रिवर है यहाँ पर, फेनी रिवर है इस वगैरह इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में एक फेनी रिवर है। फेनी रिवर को लेकर भी हमने अभी रिसेंटली इस पर एक ब्रिज बनाया है जिसको हम बोलते हैं मैत्री सेतु। मैत्री सेतु, इस रिवर पर हमने ब्रिज बनाया है, मैत्री सेतु, जो बांग्लादेश और इंडिया को कनेक्ट करता है। ठीक है, बांग्लादेश का अगर मैं देखूं तो चट्टोग्राम जो पोर्ट है बांग्लादेश का, वो कनेक्ट करता है किसको, बांग्लादेश के चट्टोग्राम पोर्ट और इंडिया को कनेक्ट करता है। सो दैट इज ऑल अबाउट बांग्लादेश। नाउ कमिंग ऑन टू द म्यांमार की अगर मैं बात करूं, इसी में देख लेते हैं हम म्यांमार की अगर मैं बात करूं, इस वाले रीजन को अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास इसमें पहली जो स्टेट होगी दैट इज आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरी जो स्टेट है दैट इज नागालैंड, द थर्ड स्टेट इज मणिपुर, द फोर्थ स्टेट इज मिजोरम। तो ये 4 स्टेट्स हैं विच शेयर बाउंड्री विद म्यांमार और सो कॉल्ड बर्मा। बर्मा की तरफ से, म्यांमार की तरफ से जो ये हमारे पास रीजन है, ये रीजन है काचिन रीजन, दिस इज चिन रीजन, दिस इज साइगांग रीजन। ठीक है, ये सब कुछ है म्यांमार के साथ। अभी हम रिसेंटली म्यांमार के साथ शुरू में भी हमारे पास, अगर आप ये रीजन देखोगे, ये वाला जो रीजन है, यहां से हमारे पास रोहिंग्या डोमिनेशन रीजन है, ये रोहिंग्यास डोमिनेटेड रीजन है ये। यहीं से हमारे पास वेस्ट बंगाल में रोहिंग्यास आए थे, जो आज के टाइम पर जम्मू कश्मीर वाले रीजन में पहुंच चुके हैं। आज वहां पर उनके वो हैं, कैंप्स हैं। ठीक है, कैंप्स वगैरह वहां पर भी है। तो ये जो रीजन आपका अराकन योमा, रखाइन योमा वाला जो रीजन है, अराकन योमा या रखाइन योमा, या नहीं मतलब दोनों ही है अपने आप में, ये छोटी छोटी रेंजेस हैं, अराकन योमा, रखाइन योमा। योमा मींस माउंटेन्स इन म्यांमार, तो इसको हम एक साथ अराकन रखाइन रीजन बोल देते हैं, जो रोहिंग्या से डोमिनेटेड रीजन है। इस तरह से यहाँ से बांग्लादेश से होकर वेस्ट बंगाल में ये गए थे। और अभी भी रिसेंटली म्यांमार, अगर आप देखो तो पीछे से थोड़ा टाइम पहले ही यहाँ पर मिलिट्री रूल आ गया है। मिलिट्री रूल के कारण जो यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी, जो थी आंग सान सू की, तो वो उनको गद्दी छोड़नी पड़ी, विच हु इज अ नोबेल पीस प्राइज विनर है, जो उनको गद्दी छोड़नी पड़ी। अब उस कारण से यहाँ के जो लोग थे वो परेशान हो गए। तो मिजोरम और म्यांमार कहते हैं कि सर हम भी, आप इनको आने दो, कोई बात नहीं, बाद में जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वापस चले जाएंगे। तो हमने उसके लिए डायरेक्टली मना कर दिया कि सर ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं। पहले रोहिंग्यास भी आए थे, वो भी नहीं गए, अभी ये आ जाएंगे तो फिर ये भी कब जाएंगे। तो ये सारा जो है इशू म्यांमार के साथ हमारा चल रहा है। और म्यांमार के साथ एक और चीज है जो हम चला रहे हैं, दैट इज IMT कॉरिडोर, दैट इज इंडियन
म्यांमार, थाईलैंड कॉरिडोर, ये इंडिया बना रहा है पूरा। अब होगा क्या इससे, इंडिया, इससे क्या होगा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में आपने सुना होगा। एक्ट ईस्ट पॉलिसी की हमने वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ बहुत ध्यान दे लिया, हम अपनी ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ भी ध्यान दें कि वहां पर भी हम अपना ट्रेड बढ़ाएं, रेल रोड्स वगैरह कनेक्ट करें। तो इसीलिए इंडिया जो रोड बना रही है म्यांमार को कवर करके और थाईलैंड तक जो आपका रोड बना रही है, ठीक है। तो ये सब कुछ है इसमें, इंडिया म्यांमार। इस आईएमटी को ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, मोरे से स्टार्ट होती है मणिपुर के अंदर, मणिपुर के अंदर मोरे से स्टार्ट होती है, मोरे से के बाद ये जाती है आपकी मांडले में, मैंडले से ये रोड आपकी जाएगी न्यायपिताऊ विच इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार। न्यायपिताऊ से ये जाएगी आपका यगून, रंगून वाला जो रीजन अगर आपको याद हो, ठीक है, यगून वाले रीजन में जाएगी। उसके बाद ये आपके चली जाएगी मेसूत, थाईलैंड में, ठीक है। सो दिस इज हाउ ये जो रोड है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज को कवर करते हुए म्यांमार चली जाएंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट पार्ट और द लास्ट कंट्रीज का हम बाउंड्री शेयर करते हैं, अगर आपने देखा होगा तो ये अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ये वाला जो बॉर्डर अगर आप देखते हो तो 106 किलोमीटर की जो बाउंड्री हम अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं। अफगानिस्तान हमारी यहाँ पर इस साइड क्या आ जाएगा, पीओके वाला रीजन कह सकते हो, या गिलगिट बल्तिस्तान कह सकते हो, या लद्दाख रीजन आप कह सकते हो। उसके तरफ से जो रीजन आएगा दैट इज वखान कॉरिडोर। वखान कॉरिडोर वाला जो रीजन है वो अफगानिस्तान की तरफ से वखान कॉरिडोर वाला जो रीजन आएगा। ईरान, अगर आपको कंट्री पता हो, ईरान अगर थोड़ा सा अगर आप मैप को ध्यान से देखो तो यहाँ से जाकर एक कंट्री इस यहाँ से थोड़ा सा वेस्ट में जाएंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और उसके थोड़ा सा वेस्ट में जाएंगे कंट्री दिखेगी ईरान। तो ईरान में हमने एक पोर्ट बना रहे हैं जो हमने डेवलप किया है, जिसका नाम है छाबार पोर्ट। छाबार पोर्ट से हमने एक रेलवे ट्रैक बनाया है दैट इज जहेदन तक, जो हमने एक रेलवे पोर्ट बनाया है जहेदन तक। जहेदन से यहाँ पर एक बाउंड्री आ जाती है ईरान और अफगानिस्तान की। और यहाँ पर एक चीज, यहाँ से जहेदन से फिर हमने एक रोड ट्रैक बनाया है, जिसका नाम है, यहाँ पर सिटी आ जाएगी जरंज। फिर जरंज से अंदर सी शेप में ये पूरी रोड चलती है जो पूरा अफगानिस्तान को कवर करती है। हमने एक यहाँ पर डैम भी बनाया है। तो ये जो रोड है ये कनेक्ट करेगी दिलाराम को, दिलाराम जैसी सिटीज को, काबुल जैसी सिटीज को, कांधार जैसी सिटीज को। तो ये सारी जो सिटीज हैं, मज़ार शरीफ, इन सिटीज को क्या करेगी, ये कनेक्ट करेगी। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज अगर आप अफगानिस्तान को ध्यान से देखो तो यहाँ अफगानिस्तान के नॉर्थ में तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, आपका क्या कहते हैं, सेंट्रल एशिया वगैरह वाला जो रीजन है, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, है ना, ये उज्बेकिस्तान, ये जो 4-5 कंट्रीज हैं, ये जो सेंट्रल एशिया का मतलब अब सेंट्रल एशिया बनाती हैं जो अपने आप में। तो इन कंट्रीज के साथ हमारा काफी अच्छा रिलेशन है ऑयल वगैरह को लेकर। अगर अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस खराब होते हैं तो इन सेंट्रल एशिया के साथ भी हमारे रिलेशंस खराब होते हैं। अब आप ये पूछोगे सर हम ईरान होकर क्यों अफगानिस्तान जाते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली उस वाले रीजन से नहीं जा सकते हैं। अब आप इस रीजन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर में बहुत बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल टू कवर, हम इस रीजन को कवर कर सके। प्लस अगर हम इधर की साइड से होकर जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि पाकिस्तान बीच में आता है, पाकिस्तान के साथ हमारी रिलेशन वैसे ही अच्छी नहीं है। तो इसलिए ईरान से होकर हम गुजरात वाले रीजन से या मुंबई वाले रीजन से हम ईरान जाते हैं पहले थ्रू सी। फिर वहां पर छाबार पोर्ट है, छाबार पोर्ट से हम जहेदन तक रेलवे ट्रैक है, जहेदन से अंदर जरंज अफगानिस्तान सारा रोड ट्रैक हम कवर करते हैं, फिर हम सेंट्रल एशिया पहुंचते हैं। ठीक है, तो मतलब कि अगर अगर आज हमारे पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे हो जाते हैं फॉर्चुनेटली, तो फिर डायरेक्ट पाइपलाइन आ सकती है सेंट्रल एशिया से या अफगानिस्तान से डायरेक्ट पाइपलाइन आ सकती है। तो उस चीज का हमें बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। अफगानिस्तान हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट कनेक्ट्स टू द सेंट्रल एशिया, पूरे सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट होती है ये जगह। तो उस कारण से अब तो तालिबान इसके अंदर आ चुका है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी उसके साथ रिलेशन बनाने जरूरी हैं। देखते हैं अब क्या होता है, सरकार कैसे इस चीज पर काम करती है, हाउ इट विल हैंडल द सिचुएशन तालिबान के साथ, क्योंकि हमारे तालिबान के साथ पुराने टाइम में सिचुएशंस बहुत ज्यादा खराब रही हैं। Now let's see, तो this is why Afghanistan is also important for us। तो ये कंट्रीज हैं जो हमारे साथ कुछ अच्छे लैंड बाउंड्री शेयर करती है इंडिया के साथ। So that was all regarding the neighbors of India।
I hope you got it, what I wanted to deliver you. Let's so see you in the next lecture. By then, take care.